दोस्तों, आपने विषकन्या के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा और आप ये जानते भी होंगे कि विषकन्या एक औरत होती है जिसके शरीर के अंदर सांप के जितना विष होता है। वो अपने विष की मदद से किसी को भी मार भी सकती है। उसका विष इतना जहरीला होता है कि पल भर में ही इंसान मौत के घाट उतर जाता है। वैसे आज के समय में किसी तरह की विषकन्या आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा विषकन्या का प्रयोग एक हथियार के तौर पर करते थे, जिसकी मदद से अपने शत्रु को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता था। ये तो प्राचीन समय की बात थी। वैसे आज भी विषकन्या की तरह लड़कियों का प्रयोग होता है। पहले वाली विषकन्या के पास केवल जहर था, लेकिन अब वाली विषकन्याओं के पास दिमाग और हथियार होते हैं। इसी और कुछ देश आज भी लड़कियों को एजे विषकन्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके इस्तेमाल करने का मकसद होता है कि लड़कियां कुछ काम पुरुषों से बेहतर ढंग से कर सकती हैं। आईएसआई महिला भारतीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलवाती हैं। विषकन्या का इतिहास। विषकन्या क्या होती है? विषकन्या एक लड़की होती है जिसका प्रयोग किसी शत्रु का नाश करने के लिए राजा महाराजा करते थे। जैसा कि आप विषकन्या सीरियल के अंदर देखते हो, विषकन्या के शरीर के अंदर जहर होता है, या ये कहें कि विषकन्या को जहरीली बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जब कोई व्यक्ति जब उसके संपर्क में आता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि विषकन्या जन्म से ही विषलीय हुए नहीं होती है, वरन उसको बाद में विष के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। विषकन्या कैसे बनती है? ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय के अंदर हर किसी लड़की को उठाया और उसे विषकन्या बना दिया जाता था, वरन किसी ऐसी छोटी लड़की को विषकन्या बनाया जाता था जो देखने में काफ़ी खूबसूरत हो। ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह ये थी कि खूबसूरत लड़की अपने शिकार को आसानी से अपने जाल में फंसा सकती थी, लेकिन एक बदसूरत लड़की इस वजह से विषकन्या नहीं बन सकती थी, क्योंकि हो सकता है ऐसी लड़की से शत्रु मोहित ना हो। हालांकि विषकन्या बनने के तरीकों के पीछे विवाद रहा है, लेकिन 340293 ईसा पूर्व चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अंदर विषकन्या का उल्लेख भी मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार प्राचीन समय के अंदर राजा महाराजा अपने शत्रु का नाश करने के लिए विषकन्या का प्रयोग करते थे। लड़कियों को विषकन्या बनाने के लिए उनको जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती थी। हालांकि यह तरीका काफ़ी खतरनाक होता था और विषकन्या बनाने के चक्कर में कई सारी लड़कियां मर भी जाती थी। केवल कुछ या एक दो लड़कियों का शरीर ऐसा था जो कि उस जहर को सूट कर पाता था। इस वजह से वह बची रहती और आगे अल्प मात्रा के अंदर जहर लेने पर यह जहर शरीर के अंदर जमा हो जाता है, जो काफ़ी घातक भी है। प्राचीन रोमन राजा भी ऐसा करते थे। अल्प मात्रा में जहर लेने व प्रतिरक्षा प्राप्त करने को मिथ्रिडेटिज्म कहा जाता है। मिथ्रिडेटिज्म से विषकन्या बनती थी। विषकन्या का इतिहास में उल्लेख। विषकन्या का प्रयोग प्राचीन राजा करते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी में रचित कथासरितसागर के अंदर विषकन्या का उल्लेख मिलता है। शुभवाहोत्तरी कथा के अंदर भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। नंदवंश के राजा मलक्यतु को मारने के लिए चाणक्य ने विषकन्या का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के समय वहां पर एक भव्य आयोजन किया गया था और वहां नाचने वाले भी आए थे। इन नाचने वालों के अंदर एक विषकन्या भी आई थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मलक्यतु ने कहा कि यह कन्या तो चंद्रगुप्त को डांस दिखाएगी, लेकिन चाणक्य ने किसी तरह से विचार बदलवा दिया और मलक्यतु को उसका डांस अकेले में देखने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद उस विषकन्या ने अपने जहर से राजा को खत्म कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के खाने के अंदर नियमित कुछ मात्रा के अंदर विष देना शुरू कर दिया, ताकि यदि कभी चंद्रगुप्त जाने अनजाने के अंदर किसी विषकन्या के संपर्क में आ भी जाए तो विषकन्या उसका कुछ ना बिगाड़ सके। एक दिन जब राजा चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे तो महारानी ने उनकी थाली से एक कतरा भोजन का उठाकर खा लिया। रानी गर्भवती थी और जहर के प्रभाव से बेहोश हो गई।
किसी को भी पता नहीं चल सका कि रानी बेहोश कैसे हुई। जब ये बात चाणक्य तक पहुंची तो उसने वैद्य को बुलाया और रानी का उपचार किया। उपचार के दौरान रानी की मौत हो गई, लेकिन उसका बेटा बच गया, जिसका नाम रखा गया बिंदुसार, जो आगे चलकर मगध का सम्राट बना। विषकन्या को सिखाए जाते थे कई कौशल। जो लड़की विषकन्या होती थी उसको जन्म से ही कई कौशल सिखाए जाते थे ताकि वो इन कौशल से दुश्मन को आसक्त कर सके। जैसे विषकन्या को डांस, संगीत वगैरह भी सिखाया जाता था ताकि संगीत के बहाने वो दुश्मन के नजदीक जा सके। वैसे विषकन्या का प्रयोग एक राजा दूसरे राजा को मारने के लिए करते थे। रियल लाइफ विषकन्या। दोस्तों, अब तक तो हमने जाना कि विषकन्या क्या होती है और उसके अंदर क्या खास बातें होती हैं। उपलेख का यदि हम सारांश निकालें तो हम इतना की कह पाएंगे कि विषकन्या एक ऐसी लड़की होती है जिसके अंदर जहर की मात्रा आम इंसान से अधिक होती है। उत्तराखंड के रामनगर में रहने वाली ज्योति कश्यप को लोग रियल लाइफ की विषकन्या के नाम से जानते हैं। इसकी वजह है ज्योति के शरीर के अंदर जहर की अधिक मात्रा होना। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार ज्योति को यदि कोई सांप डस लेता है तो ज्योति पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इस वजह से अब ज्योति को विषकन्या के नाम से जाना जाता है। लोगों ने जब पहली बार ज्योति को सांप गले में लटकाए देखा तो दंग रह गए और उसे नाग कन्या तक कहने लगे। बाद में जब मीडिया को पता चला तो सब तरफ उसे विषकन्या कहा जाने लगा। लोग ज्योति को काफी जहरीला मानते हैं, इसी वजह से उसके साथ खाना खाने और चाय पीने से बचते हैं। उनका मानना है कि इनके खून के अंदर जहर मिला हुआ है। हालांकि ज्योति के पिता चंद्रसेन ज्योति को इन सब से दूर रहने की सलाह देते हैं। कई बार लोग उनके घर फोन करके पूछते हैं कि क्या आप सपेरे बोल रहे हो। हालांकि ज्योति अब उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और हंसकर टाल देती है। विषकन्या ही नहीं, विषपुरुष भी होते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास के अंदर केवल विषकन्या के बारे में ही उल्लेख नहीं किया गया है, वरन विषपुरुष के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गुजरात का सुल्तान महमूद एक विषपुरुष था। विषपुरुष नादिर शाह, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने थूक से किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। नादिर शाह को भी एक विषपुरुष के रूप में जाना जाता है। हालांकि अधिकतर विषपुरुष प्रतिरोधी इस वजह से बने ताकि वे किसी भी कन्या के साथ रिलेशन बनाए तो उनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो।